हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुप्त प्रशासन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने गुप्त राज्य व्यवस्था के बारे में और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और उनका रोल क्या था गुप्त साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, उन लोगों के बारे में, मतलब उन शासक के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य की प्रशासन के बारे में, जो गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समझते हैं गुप्त प्रशासन को। चलिए, इससे पहले हम मेन टॉपिक पे पहुँचे उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। बहुत सारे इतिहास का मत ये है कि जो गुप्त साम्राज्य था वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है या भारतीय साम्राज्य का स्वर्ण युग था। तो ये स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है, इतिहासकार ऐसा क्यों कहते हैं? तो इतिहासकार कुछ चीज़ों की प्रगति को देखकर, कुछ चीज़ों की पराकाष्ठा को देखकर उन्होंने स्वर्ण युग कहे हैं। जैसे साहित्य का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, प्रशासनिक विकास हुआ, या कह सकते हैं कला का विकास हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो था साहित्यिक विकास। साहित्यिक विकास के आधार पे, सांस्कृतिक विकास के आधार पे गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा गया। चलिए, तो बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में साम्राज्य, पूरे गुप्त प्रशासन और गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग था कि नहीं था, इस पर डिबेट करना मुश्किल है। कभी हम इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन आज आइए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। प्रशासन। तो प्रशासन जब हम पढ़ते हैं तो प्रशासन में पढ़ते हैं कि राजा कैसे शासन करते थे, राजा का स्थान क्या था, राजा के साथ साथ कौन कौन मंत्री थे, उन मंत्री को किस तरह की जिम्मेदारी दी गई थी, मंत्री के पास कितना शक्ति हुआ करता था, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। ये जो राजा थे गुप्त प्रशासन में, वो शासन का केंद्र बिंदु माना जाता था। उनके द्वारा लिया गया डिसीजन सर्वमान्य था, उनके डिसीजन को कोई भी काट नहीं सकता था। ये गुप्त साम्राज्य जो था एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। लेकिन जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य जो था वो ज्यादा केंद्रीकृत था गुप्त शासन के तुलना में, गुप्त साम्राज्य के तुलना में। उसके बाद गुप्त शासक बहुत बहुत बड़े बड़े उपाधि धारण करते थे। अब कॉमन सी बात है कि उपाधि धारण करने के पीछे क्या बात रहा होगा, क्या मकसद रहा होगा। तो आपको बता दूं कि इतिहासकार ने इन चीजों को समझाने का प्रयास किए हैं कि बहुत बड़ा उपाधि धारण करने के पीछे अपने आप को लोगों के बीच स्थापित, मतलब सुदृढ़, अपने आप को एक सुदृढ़ शासक दिखाने का प्रयास किया करते थे, या अपने आप को राजाओं से सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए कि पहला जो आपको उपाधि के बारे में बात करता हूं कि महाराजाधिराज। महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, मतलब राजाओं से ऊपर। उसके बाद देखिए दूसरा जो है परम भट्टारक। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की उपाधि धारण करते थे। महाराजाधिराज, परम भट्टारक, मतलब एक अलंकृत करते थे अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके समाज में पेश करते थे और लोगों के मानसिकता पे हावी होने का ये प्रयास करते थे। उसके बाद देखिए आइए कि राजा को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद गुप्त साम्राज्य में या गुप्त प्रशासन में हुआ करता था। अब किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले जो राजा थे वे जो ग्रुप में उन बातों को रखते थे और सभी तरह से चर्चा होने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचते थे। लेकिन याद रखिएगा, ये लोग जो ये मंत्री परिषद के जो भी लोग होते थे, ये सलाह देने के लिए फ्री थे, स्वतंत्र थे। लेकिन राजा इनके सलाह को मानने के लिए कभी भी मजबूर नहीं थे। तो राजा सबके सुनने के बाद निर्णय लेते थे कि आखिरकार क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो मंत्री परिषद में जितने भी सारे लोग होते थे, इन्हें
अमात्य के नाम से जाना जाता था, इन्हें अमात्य कहा जाता था। एक बात और आपको बता दूं, ये जो मंत्रिपरिषद में जितने भी सारे लोग आते थे, ये किसी विशेष वर्ग या उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे। अधिकांशतः जो लोग थे उच्च वर्ग से ही आते थे। मंत्रियों का अधिकांश पद गुप्त प्रशासन में वंशानुगत ही हुआ करते थे। मतलब कोई एक मंत्री हुआ तो उनके मंत्री पद से हटने के बाद उनके जो बच्चे होंगे वही मंत्री बनेंगे। तो 100% ऐसे पद नहीं थे, लेकिन अधिकांशतः जो पद थे वंशानुगत हुआ करते थे गुप्त प्रशासन में। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एक ही मंत्री के पास बहुत सारे कई विभाग भी हुआ करता था। अब चलिए, जैसे आज भी देखिएगा भारतीय शासन व्यवस्था में कि एक ही मंत्री जो है 2-4 विभाग पे अपना जो है ना कुंडली मार करके बैठे रहते हैं। तो इस तरह से भी जो है ना गुप्त प्रशासन में भी हुआ करता था कि एक ही लोग के पास बहुत सारे विभाग थे। तो एग्जाम्पल स्वरूप आप देख सकते हैं कि हरिसेन जो था उसके पास 4 विभाग हुआ करता था। पहला विभाग था उनके पास खाद्य पट्टाकिक, दूसरा था संधि विग्राहक, तीसरा था कुमारा मात्य और चौथा था महादंड नायक। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। हरिसेन को 4 विभाग लेकर के बेचारे बैठे हुए थे। उसके बाद मंत्रियों का जो वेतन था 2 प्रकार से दिया जाता था। अब 2 प्रकार से कौन कौन थे? पहला प्रकार तो या तो भू राजस्व के रूप में या दूसरा था वेतन के रूप में। तो 2 तरह से मंत्रियों को वेतन 2 तरह से जो है ना लोगों को वेतन या मंत्रियों को वेतन दिया जाता था। 2 प्रकार से, या तो भू राजस्व के रूप में देंगे या तो नगद के रूप में देते थे। तो ये कुछ पॉइंट था प्रशासन से संबंधित। अब आइए कि जो है प्रशासन से संबंधित और भी सारे पॉइंट है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी क्लियर करेंगे। जैसे कुछ अधिकारी और उस अधिकारी के विभाग के बारे में अभी हम देखेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अब हम देखते हैं कुछ अधिकारी और उनके विभाग। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आपको छोटे मोटे एग्जाम में या इवन की जो है ना बड़े बड़े एग्जाम में भी इन अधिकारियों का नाम दे देगा या हो सकता है इन विभागों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि आपको ये अधिकारी किस विभाग से संबंध रखते थे या ये विभाग किस अधिकारी से संबंधित था। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात और जो आपको बताना है, ये देखिए गुप्त साम्राज्य को छोटे मोटे 1-2 वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था था उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको प्रशासन के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसके बाद 2 या 1 वीडियो है उसमें मैं कवर करने का प्रयास करूँगा समाज और अर्थव्यवस्था और गुप्त साम्राज्य की जो कला है उसको समेटने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुमारा मात्य। कुमारा मात्य जो अधिकारी था ये राज्य के उच्च अधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। ये राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाया जाता था, उन्हीं में ये अधिकारी लोग रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि महासेनापति या महाबालाधिकृत। तो सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था महासेनापति या महाबालाधिकृत। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है महादंड नायक। तो महादंड नायक युद्ध एवं न्याय मंत्री थे। युद्ध के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते थे और इन्हीं से विचार विमर्श करके राजा युद्ध के बारे में निर्णय लेते थे। उसके बाद में हम देखेंगे कि महासंधि विग्राहक गुप्त साम्राज्य का ये बहुत ही पावरफुल मंत्री हुआ करते थे, ये अधिकारी हुआ करते थे। ये आपको शांति एवं वैदेशिक नीति का प्रधान था। मतलब विदेशों से संबंध कैसे बनाना है, हमारा विदेश के संबंध किन किन मुद्दाओं पे बनना है, इन सारी चीज़ों के बारे में निर्णय कौन लेते थे? तो महासंधि विग्राहक। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि गुप्त साम्राज्य में भी विदेश नीति या विदेशिक संबंध के बारे में बहुत गंभीरता से प्रयास किया जाता था।
उसके बाद में हम देखेंगे कि दंडपाशिक, तो दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान था। इस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट के नाम से जाना जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो दंडपाशिक है ये पुलिस विभाग का प्रधान है, और पुलिस विभाग में और भी छोटे मोटे कर्मचारी हुआ करते थे, उन कर्मचारियों को चाट और भाट के नाम से जाना जाता था। सुनने में थोड़ा मजाकिया टाइप का लगता है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना पद हुआ करता था, या ये कर्मचारी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य में, चाट और भाट। महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक राज्य के प्रमुख दस्तावेजों के अधिकारी होते थे। राज्य में जितने भी दस्तावेज होते थे साम्राज्य से संबंधित लिखित, उन सारे दस्तावेजों को सही से रखने और नियमित करने का प्रयास कौन करते थे? तो महाअक्षपटलिक। उसके बाद हम देखेंगे कि अग्रहरिक के बारे में। तो अग्रहरिक कौन थे? अग्रहरिक थे दान विभाग के अधिकारी। दान से संबंधित सारा निर्णय यही लेते थे, किसको भूमि दान देना है, किसको जो है ना क्या दान में देना है, उन सब के बारे में निर्णय कौन लेते थे? अग्रहरिक। उसके बाद बता दूं कि गुप्त साम्राज्य में भूमि दान की प्रथा काफ़ी मतलब पराकाष्ठा पर पहुंचा था। वैसे तो माना जाता है कि भूमि दान की प्रथा काफ़ी पहले शुरू हो चुका था भारतीय प्राचीन इतिहास काल में, लेकिन गुप्त काल में जाकर के ये जो भूमि दान व्यवस्था था अपने चरम पे होता है, और भूमि दान व्यवस्था के कारण ही सामंती व्यवस्था का जन्म होता है। तो सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कि राजाओं के नीचे एक ऐसे लोगों की समूह बन जाती है जिसके पास काफ़ी भूमि होता है, और उस भूमि पे उनका अधिकार होता है, और राजस्व वगैरह वसूलने का उनको अधिकार होता है। कहने का मतलब बड़े बड़े जमींदार हो जाते थे। महाभारत में भूमिदान की प्रशंसा नामक अध्याय की रचना की गई। दूसरी बात कि 5वीं ईसा पूर्व से भूदान की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये भूमिदान अपने आप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये भूमिदान अपने आप में काफ़ी बड़े स्तर पे दी जाने लगी, और यहीं से सामंती व्यवस्था का जन्म होता है। तो अभी हमने इस वीडियो में देखे कुमारामात्य के बारे में, राज्य के उच्च अधिकारी हुआ करते थे, महासेनापति के बारे में, महादंडनायक के बारे में, महासंधि विग्राहक के बारे में, और अग्रहरिक के बारे में। तो ये जो विभाग थे काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था, और ये सारे विभाग मिलकर के ही शासन को चलाने का काम करता था। आइए कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब हम देखते हैं जिला प्रशासन के बारे में कि जिला प्रशासन की क्या स्थिति थी। अब जिला प्रशासन में भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था, जिसे कि विषय कहा जाता था। भुक्ति का मतलब यहाँ समझिए कि आज का जो राज्य है गुप्त काल में उसे भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति का विभाजन विषय में, तो आज का जो जिला है उसे गुप्त साम्राज्य में विषय कहा जाता था, और इसके अधिकारी को विषयापति के नाम से जानते थे। मतलब जो जिला का अधिकारी होते थे उसे विषयापति कहते थे, और इस विषयापति के सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, जिसमें आइए 4 मुख्य अधिकारी थे विषयापति की सहायता के लिए, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात बता दूं आपको, इतिहास पढ़ना अपने आप में लोगों को लगता है कि बोरिंग है, लेकिन इतिहास पढ़कर के हम बहुत सारे ऐसे चीज़ अपने सभ्यता अपने संस्कृति के बारे में जानते हैं जो हम पहले कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हुआ करता था, या इस प्रकार से आज का जो शासन है या आज का जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक स्वरूप है, एक ही बार विकसित नहीं हो गया। इनको विकसित होने में काफ़ी लंबा समय लगा, और इन चीज़ों का भी योगदान है आज के जो हमारा शासन व्यवस्था है। स्वरूप बदल गया है, ये आपको
ये राजा यहाँ प्रधान हुआ करते थे। और आज जो है ना स्वरूप बदल गया है, आज जो है ना लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र हुआ करते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, इस सब्जेक्ट को भी काफ़ी रुचि के साथ मजा लेकर के पढ़ा जा सकते हैं, और आइए हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे विद्यापति की सहायता करने के लिए जो 4 अधिकारी थे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रथम कुलिक, तो प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी थे। दूसरा प्रथम कायस्थ, तो ये मुख्य लेखाकार हुआ करते थे। प्रथम कायस्थ मुख्य लेखाकार। नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी मतलब नगर श्रेणियों का प्रधान। तो नगर श्रेणियों का प्रधान का मतलब क्या है कि पहले श्रेणी हुआ करता था। श्रेणी का मतलब कुछ लोगों का समूह, जैसे शिल्पियों का समूह, व्यापारियों का समूह, उस समूह का कुछ जो है ना हेड हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे। सार्थवाहक, सार्थवाहक का मतलब व्यापारियों का प्रधान या व्यापारियों का मुख्य। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इन सारे अधिकारी और इनके जो है ना विभाग को आप थोड़ा अपने स्मरण में रखिएगा, क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगा। उसके बाद हम देखते हैं नगर प्रशासन के बारे में। तो उस समय के जो नगर थे उन नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। नगर पालिका की जिम्मेदारी होती थी कि शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। और नगर के जो प्रधान अधिकारी थे उसे पूर्वपाल कहा जाता था। याद रखिएगा कि नगर के अधिकारी को क्या कहते थे गुप्त साम्राज्य में? पूर्वपाल। अब आइए हम देखते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में। स्थानीय प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था। तो जिले तहसील में बटे थे। जैसे तहसील का मतलब जो आज का ब्लॉक है, तो जिले को क्या किस चीज में विभाजित किया गया था? जिले का विभाजन तहसील में किया गया था। और तहसील को बीथी कहा जाता था। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तहसील को क्या कहा जाता था? बीथी। तहसील पेठ में बटे हुए थे। और तहसील जो ब्लॉक था, ब्लॉक का भी विभाजन था। किस चीज में विभाजन था? तो पेठ में, पेठ में बटा हुआ था, जो कि ग्राम से बड़ी इकाई हुआ करती थी। तो चलिए पहले आपको जिला, जिला के नीचे तहसील, तहसील के नीचे पेठ, और पेठ के नीचे ग्राम, पेठ के नीचे ग्राम या गांव। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है कि गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की जो सबसे नीचे वाली इकाई थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे ग्राम के नाम से भी जाना जाता था, या गांव कह सकते हैं आप। तो ये प्रशासन से संबंधित कुछ चीजें हैं। आइए थोड़ी सी बची हुई है प्रशासन से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जिला प्रशासन में देख लीजिए जिला प्रशासन के बारे में। तो जिला को विषय कहा जाता था, इसके अधिकारी को विषयापति कहा जाता था। इनके सहायता के लिए 4 अधिकारी थे। 4 अधिकारी के बारे में मैंने यहाँ बता दिया है। अब नगर प्रशासन, तो नगर प्रशासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था वो नगर पालिका के द्वारा देखा जाता था। फिर स्थानीय प्रशासन, तो स्थानीय प्रशासन तहसील, तहसील के नीचे जो है ना बीथी, बीथी के नीचे पेठ, पेठ के नीचे ग्राम। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए हम देखते हैं न्याय प्रशासन के बारे में और सेना प्रशासन के बारे में। तो न्याय प्रशासन के बारे में स्मृतियों से और न्याय प्रशासन के बारे में उस समय के जो स्मृति थे उससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इन सारे स्मृतियों में न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी बात कि प्रथम बार दीवानी और फौजदारी जो विभाग थे दोनों को अलग किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले दीवानी और फौजदारी जो विभाग थे अलग नहीं थे। दोनों के बारे में फैसला एक ही विभाग के द्वारा सुनाया जाता था या निर्णय लिया जाता था, लेकिन गुप्त प्रशासन में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारियों और व्यवसायियों के अलग न्यायालय होता था। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आपको सोचना भी चाहिए कि जो व्यापारी थे या व्यवसायी थे उनका अपना न्यायालय होता था। कहने का मतलब ये कि उस समय गुप्त प्रशासन में जो व्यापारी और व्यवसायी थे वे काफ़ी शक्तिशाली थे, उनका समूह काफ़ी शक्ति रखता था। इसी कारण से इनका अपना न्याय विभाग था और न्याय के बारे में निर्णय लेते थे।
फाहियान के अनुसार दंड विभाग काफी लचीला था, कोमल था, काफी कड़ा फैसला या कड़ा दंड नहीं दिया जाता था। और फाहियान एक पॉइंट और भी क्लियर करते हैं कि गुप्त प्रशासन में या गुप्त न्याय व्यवस्था में मृत्यु दंड का कोई जगह नहीं था। फाहियान के अनुसार दंड विभाग अत्यंत कोमल था और मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, मतलब मृत्यु दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी गुप्त न्याय विभाग में। काफी अच्छी बात है। अब आइए हम देखते हैं सेना के बारे में। तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी थे उसे कहते थे महाबलाधिकृत। ये याद रखिएगा आप, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, महाबलाधिकृत। हाथियों के सेना के प्रधान, जो हाथी का सेना था उसके प्रधान को महापिलुपति कहते थे। थोड़ा सुनने में लगता है अटपटा टाइप का कि महापिलुपति, तो हाथियों के सेना के प्रधान को महापिलुपति कहते थे। और घोड़े के जो सेना थे उसको प्रधान को भटाशुपति कहते थे। ये दोनों पति थे, लेकिन एक थे महापिलुपति और दूसरा था भटाशुपति। तो यहां मैंने महा छोड़ दिया हूं, तो ये महापिलुपति थे, महापिलुपति, और ये भटाशुपति। और प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है गुप्तकालीन, इसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र के विषय में जानकारी दी गई है कि गुप्त साम्राज्य में किस तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि न्याय प्रशासन के बारे में हमें स्मृतियों से जानकारी मिलती है। प्रथम बार दीवानी और फौजदारी न्यायालय को अलग अलग किया गया था। व्यापारियों का और व्यवसायियों का अलग न्यायालय था। और फाहियान कहता है कि न्याय प्रशासन काफ़ी लचीला था और मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं थी। सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहा जाता था। जो अश्व सेना के प्रधान थे उसे भटाशुपति कहा जाता था, और जो हाथी सेना के प्रधान थे उसे महापिलुपति के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो के माध्यम से यही प्रशासन, जो गुप्त प्रशासन है, उसी को आप लोगों को बताना था। मुझे लगता है कि आप लोग निश्चित रूप से प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आधारित होगा समाज और कला और अर्थव्यवस्था के विषय में। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।